शुरू कीजिएगा। नमस्कार जोहार, नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कहा जाता है कि किसी भी देश की महानता के बारे में यदि आपको पता करना है तो आपको पता करना पड़ेगा कि वहाँ के लोग वहाँ के पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम पशुओं के साथ, हमें प्रकृति ने मौका दिया है कि उनके साथ रहें, एक बैलेंस बना करके रखें, लेकिन हमें लगता है कि जैसे ये जो प्रेम और सम्मान पशुओं को देना है ये बस हमारे पालतू पशुओं के लिए ही सीमित रह जाता है। उनसे हम कई चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे औरों की सुरक्षा कैसे करें या फिर निस्वार्थ भाव से प्रेम कैसे करें। पर आए दिन जब हम स्ट्रे एनिमल्स की खबरें सुनते हैं कि कैसे उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो देख करके लगता है कि ये जो प्रेम और सम्मान उन्हें देना था उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे रह जा रहे हैं। हमारे आज के मेहमान इसी विषय को लेकर के काम कर रहे हैं, पशु प्रेम को करके वो एक नई दिशा दे रहे हैं मानवता की। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान शुभम सिंह से और समझते हैं उनके काम को। नमस्कार शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपके संस्थान के बारे में जानना चाहूँगी कि उसकी स्थापना कब और कैसे हुई। बेसिकली हम लोग विकसित फाउंडेशन एक एनजीओ है जो कि ऑल ओवर इंडिया काम करता है और इसकी स्थापना 2019 में दिल्ली में स्टार्ट की और इसके फाउंडर जो हमारे हैं वो शंकर सिंह सर हैं। जी, आप इससे कैसे जुड़े और उसके बाद फिर आपने क्या क्या काम किया? शुरू से मुझे पब्लिक वेलफेयर, एनिमल वेलफेयर में इंटरेस्ट था, तो मुझे मेरे एक फ्रेंड जो कि पारुल गोकुल का नाम है जिनका, उनके माध्यम से पता चला कि ऐसा एक एनजीओ है जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए और एनिमल वेलफेयर के लिए काम करना चाह रहा है। तो मैं उनसे कांटेक्ट करके इस एनजीओ के माध्यम जुड़ा और मैंने इसको रांची में पिछले 2 वर्षों से चला रहा। जी, 2 वर्षों से काम कर रहे हैं और मुझे पता है कि इस एनजीओ में बहुत तरीके के काम होते हैं, ना ही सिर्फ एनिमल्स के लिए बल्कि एफॉरेस्टेशन, क्लीनलीनेस और भी तरीके के काम होते हैं। पर जब हम एनिमल्स पर ही आना चाहेंगे तो क्या कुछ काम उनके लिए होता है इस एनजीओ में? एनिमल्स के लिए बेसिकली हम लोग काम करते हैं जैसे फीडिंग करना। बहुत सारे हमारे मोहल्ले में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में ऐसे डॉग्स होते हैं जिनको देखने वाला कोई नहीं होता है। जी। तो उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है, उनको भी केयर की आवश्यकता होती है, उनको मेडिकल इमरजेंसीज़ की आवश्यकता होती है, जिस पे बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएं। हम लोग विभिन्न जगहों पे जा कर के एनिमल को फीड करने का काम किए और उनमें देखने का कोशिश की है कि वो किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, और वो ग्रसित है तो हम लोगों ने सरकारी अस्पतालों की मदद से उनको वहाँ पे एडमिट करा के उनका सही उपचार का व्यवस्था किया। जी, शुभम, जब आप बता रहे हैं तो इसमें कई तरीके के एस्पेक्ट हैं, जैसे कि यदि आप खाना भी खिलाते हैं या फिर रेस्क्यू भी करते हैं तो हॉस्पिटल का बिल आता है, फूडिंग के लिए भी पैसे चाहिए, तो फंडिंग कहाँ से आती है? एक्चुअली हमारे साथ ऐसे वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं जो कि पशु प्रेम में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और जो कि आर्थिक रूप से मजबूत है और उनके हृदय में एक पशु प्रेम है। तो हम लोग फंडिंग एक्चुअली रेज़ नहीं करते हैं, हम लोग खुद से अपने पॉकेट से जितना हो सके हम लोग करते हैं। और हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं और उनसे भी हेल्प लेने का कोशिश करते हैं। और टाइम पे हम लोग सोसाइटीज़ में जा कर के एक अवेयरनेस चलाते हैं और डोनेशन कैंप रखते हैं, जिसमें जिनका सहयोग हमें मिलता है और उस सहयोग से हम लोग एनिमल्स के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। जी, मतलब लाइक माइंडेड पीपल हैं जिनका कि एक ही जैसा मकसद है और सब मिलकर के या तो डोनेशन के थ्रू या फिर अपने ही ओर से चलाते हैं इस चीज़ को। काम करने का प्रोसेस मैं जानना चाहूँगी। यदि आप किसी एक जगह पर रेस्क्यू करने जाते हैं या फीडिंग करने जाते हैं, पहला स्टेप क्या होता है और फिर पूरा प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि जहाँ भी हम रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं तो वो डॉग का हम लोग पता करते हैं कि वो डॉग किस नस्ल का है। जी। स्ट्रीट भी होता है कई बार पालतू डॉग्स भी होते हैं जिनको लोग छोड़ देते हैं, तो वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो हम लोग ये पहले सुनिश्चित करते हैं कि वो किस बीमारी है उनको, वो किस ब्रीड के हैं। फिर हम लोग उस पर काम करते हैं, जैसे उनको सही ट्रीटमेंट वहाँ पे अगर हम लोगों से हो पाता है, जो कि छोटा मोटा ट्रीटमेंट होता है, जैसे घाव को
घाव पे डीमैग वगैरह करना या फिर वैक्सीनेटेड वगैरह करना, ये सब चीज़ हम लोग खुद से ही कर लेते हैं। और अगर कुछ बड़ा ट्यूमर जैसा कुछ डॉग्स में या गाय में रहता है तो इनको हम लोग गौशाला की मदद से या फिर अपने एनजीओ के वॉलंटियर्स की मदद से हम लोग उनको सरकारी अस्पताल लेके जाते हैं या फिर प्राइवेट अस्पताल लेके जाके हम लोग उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं। जी शुभम, आप बता रहे थे शुरुआत में कि आप 2 वर्षों से जुड़े हुए हैं संस्थान से, और जो पहला दिन होता है ना, चाहे वो हमारे स्कूल का हो, हमारे कॉलेज का हो, हमारे काम का हो, वो याद रहता है। और रेस्क्यूइंग करना, मुझे लगता है कि हर एक रेस्क्यू केस आपको याद होगा शायद, पर मैं आपके पहले रेस्क्यू केस के बारे में जानना चाहूँगी। वो दिन कैसा था, क्या कुछ आपने किया था? एक्चुअली मेरा पहला रेस्क्यू केस पर्सनल है। तो जैसे मेरे घर के बाहर एक डॉग था जिसको पार्गो नामक एक वायरस होता है, वो उससे इन्फेक्टेड था। तो मुझे उस टाइम पे नॉलेज नहीं था इस चीज़ के बारे में, तो मैं उसको मतलब खुद से ही रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेके गया। तब मुझे मालूम चला उसको पार्गो है और मैं उसको बचा नहीं पाया। अच्छा। तो वो थोड़ा सा मेरे क्लोज़ है वो केस मेरे, और उसके बाद से रेस्क्यू वगैरह पे फिर हम लोग काम करना स्टार्ट किया। जी, जो आपका कॉन्सेप्ट है बहुत नोबल है, लेकिन काम इतना भी आसान नहीं होता होगा। मैं आपके चैलेंजेस, चुनौतियों के बारे में जानना चाहती हूँ कि क्या कुछ चुनौतियाँ हैं जो आप अपने काम के दौरान देखते हैं? डे टू डे लाइफ पे हम लोगों की वैसे भी निजी परेशानियाँ शामिल होती है। इससे हट के हम लोग एक कुछ नया, कुछ हट के काम कर रहे हैं, कुछ समाज के लिए प्रेरणादायक काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस का फेस करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग कहीं अगर रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो जानवर का रेस्क्यू हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोगों को सपोर्ट नहीं करता है, वो एग्रेसिव होता है, एग्रेसिव नेचर का होता है। तो कई बार हम लोगों को बाइट भी कर लेता है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत चोटें आती है। और फिर ये तो रहा पर्सनल। फिर हम लोग सोसाइटी को देखें तो कई जगह पे ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि हम लोगों को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि हम लोग उनके घर से कुछ योगदान मांगने आए हैं या फिर कुछ अजीब टाइप का बिहेव करते हैं वो लोग। तो हम लोग जब रेस्क्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को लोग ऐसे मिलते हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, जो एनिमल के लिए अपना प्रेम दिखा करके हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। वो हमारे साथ साथ जुड़ते हैं और हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं उस चीज़ के लिए। जी, विगत 2 वर्षों से आप काम कर रहे हैं और अभी तक आपने कई रेस्क्यू केसेस भी किए हैं, फीडिंग भी करते हैं। आगे का गोल क्या है? संस्थान आगे और कुछ क्या करना चाहती है? संस्थान का गोल तो बहुत बड़ा है। जैसे बहुत सारे जानवर आप देखते होंगे कि रोड पे मर गए हैं या वो बहुत ज़्यादा चोटिल अवस्था में पाए जाते हैं या फिर वो किसी न किसी प्रकार के वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। तो उनके लिए सही उपचार नहीं हो पाता है। जी। जो आप मेरे संज्ञान में है तो मैं उनका हेल्प कर सकता हूँ, पर जो संज्ञान में नहीं होते हैं उस दौरान वो डॉग, वो जानवर, वो लोग अपना जान खो देते हैं। तो मेरा आगे का गोल है कि इस चीज़ को मैं बहुत आगे तक लेके जाऊँ, एक शेल्टर बनाऊँ जो कि फ्री उपचार करे, उसमें एक्सपर्ट्स हो जो कि हर एक बीमारी का सही उपचार कर पाएँ और वो निःशुल्क हो। यहाँ पे सबसे बड़ा बात हो जाता है पैसे का, क्योंकि कोई भी शेल्टर को चलाना इतना आसान नहीं होता। तो मैं इतना चाहता हूँ कि मतलब जो मैं स्टार्ट करूँ शेल्टर, वो एकदम निःशुल्क हो, वो सभी प्रकार के डॉग्स के लिए हो, सभी प्रकार के जानवर के लिए हो। जी, गोल तो आपका बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि भले ही आपके पास फंडिंग की भी अभी असुविधा हो, लेकिन पहले एक थॉट भी आ जाना वो भी बहुत बड़ी बात होती है। शुभम, आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं और मुझे पता है कि एक स्टूडेंट होने के साथ साथ में अगर आप कुछ और करते हैं ना तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे याद है जब मैं यूजी की पढ़ाई कर रही थी तो मैं सिर्फ ग्रुप्स के पार्ट होती थी, थिएटर ग्रुप वगैरह के, और पूरा दिन निकल जाता था। मेरी रूममेट कहती थी कि तुम सुबह जाती हो बस शाम में सोने आती हो। ऐसे में आप पूरे दिन क्लास करने के बाद भी फिर कैसे आप अपना टाइम यहाँ पर देते हैं? एक बड़ा फेमस पिक्चर का डायलॉग है, मन बना लो तो दिल्ली दूर नहीं। जी। तो उससे प्रभावित होकर हम लोग इस चीज़ पे काम करते हैं कि अगर आप मन बना लो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जी। तो स्टूडेंट होने के साथ साथ मैं एक पब्लिक फिगर भी हूँ और सोसाइटीज़ में मैं जब निकलता हूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि मुझे प्रोत्साहित करते हैं और उससे मेरा काम करने का मोटिवेशन और भी बढ़ जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और भी बहुत अच्छे
थॉट्स लाते हुए दिमाग में काम करने का प्रेरणा मिलता है और टाइम निकल जाता है। टाइम निकालने का अगर मन हो तो निकल जाता है। जी, और आप यंग भी बहुत हैं और ऐसा होता है ना कि इस टाइम पे आपके पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं कि गेम खेल लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, बट मुझे लगता है कि आप बहुत सही लोग से इंस्पायर्ड हैं, इसलिए आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपके इंस्पिरेशन कौन है? वैसे तो मेरी इंस्पिरेशन मेरे बड़े भाई ऋषभ शर्मा जी है, जो कि मेरे को इस फील्ड में लाए। उनके द्वारा मैंने जानवरों के बारे में जाना, उनसे सीखा बहुत कुछ है, और उनका प्रेम भाव देख के जानवरों के प्रति मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे अंदर भी वो चीज़ है, वो सब खासियत है। और ये बोलना गलत नहीं होगा कि मेरे अंदर का जो पशु प्रेम है वो उन्होंने निखारा। अच्छा जी, तो आपके बड़े भैया आपके इंस्पिरेशन है। डॉग रेस्क्यू केसेस को ही लेकर के यदि बात करें, आए दिन हम खबरें सुनते रहते हैं कि डॉग्स को फीडिंग करने गए और वहाँ पे उन्होंने अटैक कर दिया, या रेजिडेंशियल एरिया के पास फीडिंग करते हैं तो वो बच्चों को दौड़ा देते हैं। हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था जहाँ पर एक वॉचमैन सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रे डॉग्स पर उसने लाठी उठाया भी नहीं था, फिर भी लोगों ने उसे पीट दिया। ऐसे में ये जो डॉग लवर्स का ये थोड़ा सा अलग जो हमें एस्पेक्ट देखने के लिए मिलता है, इसको आप कैसे देखते हैं? इस पर आपका क्या टेक है? सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि जो इंसान अपने आप को बचाने के लिए डंडे का या फिर पत्थर का इस्तेमाल करता है, वो कारण सही है या नहीं है। डॉग लवर्स आए दिन देखते हैं कि वो किसी पे भी अग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रोशित हो जाते हैं कि आपने कैसे इसको हाथ लगाया, या फिर बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो कि आपको हार्म कर सकते हैं। मेंटली डिस्टर्ब होते हैं बहुत सारे जानवर, जिनको कभी प्यार नहीं मिला हो या फिर वो प्यार मिला हो, घर से निकाला गया डॉग्स, उनमें बहुत कॉमन है ये चीज़ पाना कि वो लोग थोड़ा सा मेंटल स्टेबिलिटी उनमें नहीं होता है, तो वो वैसे में इंसानों पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। और उस दौरान अगर आप उनसे दुर्व्यवहार करते हैं तो वो आप पे अटैक कर सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि एक केस था वॉचमैन वाला, तो उस टाइम पे उस वॉचमैन का मानसिकता बस इतना था कि मुझे अपने खुद को सेफ रखना है, और ये कोई भी इंसान हो या जानवर, ये दोनों करता है, तो दोनों गलत कोई नहीं है। वहाँ पे अपने आप को सेफ रखना सबका अधिकार है। तो डॉग अपने हिसाब से अपना सेफ्टी कर रहा था और वॉचमैन अपने हिसाब से। तो इस चीज़ को डॉग रेस्क्यूअर जो होते हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो आदमी या जो भी पत्थर या डंडा का इस्तेमाल कर रहा है वो सही है या गलत। जी, एक तो इस चीज़ को कम करने का एक तरीका ये भी है कि स्टेरिलाइजेशन किया जाए, क्योंकि डॉग्स के जो बाइट्स के केसेस होते हैं या दौड़ा देते हैं, ये बढ़ते तो जा रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो क्या इसके लिए भी आपकी संस्थान कुछ करती है? एक्चुअली हमारी सरकार बहुत इस पे काम किया है। अच्छा। तो नगर निगम के द्वारा हर एक सप्ताह में अलग अलग जगहों को चयनित किया जाता है और वहाँ पे जा कर के डॉग्स को वैक्सीनेट किया जाता है, और ये सुनिश्चित किया जाता है कि इनकी संख्या आगे ना बढ़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या होने के कारण भी प्रॉब्लम होता है। जी, आपके संस्थान में जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो इस पर काम कर ही रहे हैं, बट एज़ कॉमन मैन यदि मैं जुड़ना चाहती हूँ और सिर्फ वॉलंटियरिंग ही करना चाहती हूँ, आपके संस्थान का मैं पार्ट नहीं बनना चाहती, तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली हम लोग महीने में कई ड्राइव्स रखते हैं अलग अलग लोकेशन पे, और उसका हम लोग पोस्टर बैनर बना के पहले सर्कुलेट कर देते हैं कि हम लोग इस डेट को इस लोकेशन पे इवेंट करने वाले हैं, जिसमें हमारे वॉलंटियर्स के साथ साथ वहाँ जो भी पब्लिक आए हुए हैं वो भी हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर वो वॉलंटियर नहीं भी है तो भी। जी, शुभम जी, एक चीज़ और है ना कि जो एनिमल क्रुएलिटी बढ़ती जा रही है उसका कारण ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि यदि हम पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके लिए भी पनिशमेंट्स हैं, आपको उसके लिए भी सज़ा हो सकती है। इसके लिए भी आप लोग कुछ अवेयरनेस करते हैं और क्या कुछ पनिशमेंट्स हैं? भारत में 70% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि एनिमल को अगर आप क्षतिग्रस्त करते हैं या हानि पहुंचाते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो हमारे सरकार ने बनाए हैं, और इसको अनदेखा करके लोग कई बार डॉग्स के साथ ऐसा वीडियो बनाते हैं या फिर उनको जानबूझ के नुकसान पहुंचाते हैं कि उनको फेम मिले। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा सरकार बहुत सारा ऐसा एक्ट बनाया है, कानून बना है कि उसके तहत आपको कई वर्षों का जेल, बहुत फ़ाइन भी हो सकता है, कई वर्षों का जेल भी हो सकता है, और आपके खिलाफ़ एक केस
बाय केस चल सकता है एनिमल क्रूएल्टी पे। जी, जब रेस्क्यू होता है ना तो उसका एक लंबा प्रोसेस है। आप बहुत सारे जानवरों के साथ आपने बहुत समय बिताया होगा। आपने अपने पहले रेस्क्यू केस के बारे में बताया, पर मैं जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसा रेस्क्यू केस रहा जो आपके दिल में आज भी है, शायद किसी डॉग से आपको इतना लगाव हो गया था कि वो आपको आज भी याद है, तो ऐसे किसी मेमोरेबल रेस्क्यू केस के बारे में बताइए। मेरा तो नहीं है, मेरे बड़े भाई साहब का है जिसमें मैंने ज्वाइन किया था उन्हें जी। तो एक वीनस नाम का डॉग था, जर्मन शेफर्ड। तो उसको मुराबादी निगम पार्क के पास किसी ओनर ने छोड़ दिया था। तो हम लोगों ने उसका रेस्क्यू किया। उसके कान में मैगॉट आ गया था। ये एक प्रकार का कीड़ा है जो कि शरीर को अंदर से खाता है और बड़ा घाव करता है। तो उस डॉग का एक कान पूरा इन्फेक्टेड था और मैगॉट से। तो उसको हम लोगों ने रेस्क्यू किया। फिर पता चला कि उसका राइट पैर भी टूटा हुआ है। तो हम लोगों ने उसे सही उपचार के लिए डॉक्टर्स के पास लेके गया, उसको रेस्क्यू किया, ढंग से उसका उपचार किया। उसको खुद से हम लोग जितना हो सके ट्रीटमेंट करते थे, ड्रेसिंग वगैरह करते थे। और वो ऐसा डॉग था जो कि जहन में बस गया। वो इतना मासूम, इतना प्यारा और इतना समझदार डॉग था। हर एक कमांड सुनता था, हर एक भावना समझता था कि अभी गुस्सा है तो इसको कैसे ट्रीट करना है, जबकि हम लोग उसके ओनर नहीं थे जी। जब भी। और वो घर से निकाला हुआ डॉग था। वो ऐसा एक मेरा केस था जो कि मेरे जहन में एकदम बस गया। जी, फैमिली से कैसा सपोर्ट है मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि कई बार होता है ना कि इस एज में यदि आप कुछ करते हैं पढ़ाई छोड़ करके तो उनका रिएक्शन होता है तुमको पढ़ने का मन नहीं है इसलिए तुम ये सब करते रहता है। तो वहाँ कैसा सपोर्ट है, वो लोग समझते हैं आपके काम को? देखिए, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। मेरे फैमिली पहले डॉग को एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि पहले तो मैं खुद डॉग से डरता था। तो मेरे भाई के ज़रिए क्लोज़ आने की कोशिश किया। फिर मैं अपने घर पे एक डॉग लेके गया। अच्छा। और अपने फैमिली को कन्विंस करने का कोशिश किया कि हाँ देखो भाई, मतलब डॉग्स ऐसे भी हो सकते हैं, कितने समझदार। एक आदमी से ज़्यादा समझना, एक आदमी का अगर एक आदमी आपका भावना नहीं समझ सकता कि आप गुस्सा हो या फिर आप उदास हो, पर एक डॉग बहुत अच्छे तरीके से अपने ओनर का भावना समझता है। जी, बात आपने सही कही। कई बार हम बोल करके भी अपनी चीज़ें लोगों को नहीं समझा पाते, बट पशु जो होते हैं वो कई बार हमारे चीज़ों को समझ जाते बिना कहे। और इसके अलावा मैं जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया जो है वो आजकल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है। आज के दौर में हर कोई अपनी छोटी से छोटी चीज़ भी डालता है, और जब संस्थानें काम करती हैं तो वो भी चाहे लोगों में अवेयरनेस करने के लिए हो या अपनी चीज़ें बाहर रखने के लिए हो, सोशल मीडिया पर ज़रूर रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पर अभी के दौर में रहना क्या इम्पैक्ट करता है आपके संस्थान को? सोशल मीडिया और हमारे जीवन में दो तरीके के लोग हैं, एक नेगेटिव कमेंट करने वाले और एक पॉजिटिव कमेंट करने वाले। तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा होता है। वहाँ से जब मोटिवेशन मिलता है, आपको आपके वीडियोस को लाइक किया जाता है, आपके वीडियोस को शेयर किया जाता है, सराहा जाता है, तब आपको बहुत अच्छा एक बूस्ट मिलता है, आप काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। और सोशल मीडिया का इम्पैक्ट अच्छा भी है, बुरा भी है। इसको लोग जैसे आप अगर कहीं वीडियो है, आपका वीडियो कोई और डाल रहा है तो उसको गलत तरीके से भी दिखाया जा सकता है, सही तरीके से भी दिखाया जा सकता है। लोगों को प्रेरित करने के लिए काम किया जा सकता है। सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत अच्छा काम कर रहा है इस चीज़ को लेकर के। अडॉप्शन के लिए जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी चर्चा की उसमें हमने बात की कि आप फीडिंग करवाते हैं या फिर रेस्क्यू करते हैं, बट रेस्क्यू करने के बाद एक बार मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ हो किसी जानवर का और आपने उसका इलाज करा दिया, बट उसके बाद क्या कोई शेल्टर होम है जहाँ आप रखते हैं या लोगों को अडॉप्शन के लिए देते हैं? मैंने शुरुआती बातचीत में बताया कि हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि पशु प्रेम में संतुलित है। तो हम लोग जब भी डॉग रेस्क्यू करते हैं तो उस टाइम पे वो डॉग का ट्रीटमेंट वगैरह तो हो जाता है। और उसको जब हम लोग, क्योंकि एक साथ बहुत सारा डॉग नहीं रख सकते एक जगह पे, तो हम लोग के पास जगह की कमी होता है। तो हम लोग सोशल मीडिया के द्वारा एड्स चलाते हैं, बैनर पोस्टर वगैरह जाहिर करते हैं, जिसमें अडॉप्शन के लिए पब्लिक को बोला जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे बाहर के ऐसे लोग हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों से जुड़ते हैं और वो बच्चे को घर लेके जाते हैं। जी शुभम जी, इसके अलावा भी कई तरीके के काम करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, उसके विषय में जानना चाहूँगी क्या क्या और काम होता है? बेसिकली वृक्षित फाउंडेशन जो है वो ऑल ओवर इंडिया में पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करती है।
और विकसित फाउंडेशन टीम रांची ये बहुत ब्रॉड काम करता है, बहुत विभिन्न क्षेत्रों में काम करता है, जिसमें सबसे पहले एनिमल, वृक्षारोपण, क्लीनिनेस ड्राइव, फूड डोनेशन, क्लोथ डोनेशन, ऐसे कई काम करते हैं हम लोग। जी, एक काम के बारे में जानना चाहेंगे। मान लीजिए एफॉरेस्टेशन पर आते हैं तो अभी तक आपने लोगों ने कहाँ कहाँ पर काम किया और कितना काम किया? हम लोगों ने बहुत जगह पे पेड़ लगाए हैं और हम लोग बहुत ह्यूज अमाउंट में पेड़ लगाते हैं। और इसका हम लोग का फर्स्ट ड्राइव, हम लोगों का एनजीओ का फर्स्ट ड्राइव प्लांटेशन के से स्टार्ट हुआ था और हम लोग रांची में विभिन्न जगहों पे जाकर के पेड़ लगाए हैं, जिसमें जेल पार्क, बिरसा मुंडा जेल पार्क शामिल है, रांची यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन का कैंपस शामिल है, मोराबादी का चिल्ड्रंस पार्क, जगन्नाथ मंदिर, हरमू ग्राउंड, ये कई जगह शामिल है। जी, मैं समझती हूँ कि आप एक्सपर्ट नहीं है इस चीज़ की, लेकिन क्योंकि आप इतने समय से काम कर रहे हैं तो अपनी भी एक वो बन जाती है, पर्सपेक्टिव बन जाती है। तो मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस करने के लिए भी आपको ये सब बताना ज़रूरी है कि क्या क्या डिफ़ॉल्ट्स हैं जिसको कि दूर करने की ज़रूरत है। तो मैं जानना चाहूँगी कि जब आप एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना बहुत आवश्यक है कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर कोई आपके क्षेत्र में, आपके सोसाइटी में पेड़ लगाता है तो पेड़ लगाना जितना, मतलब पेड़ लगाने से बस नहीं होता, उसको आगे संरक्षित कैसे रखना है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो कई बार हमारे सामने ऐसे केसेस आए हैं कि हम लोगों ने आज पेड़ लगाया और शाम तक वो पेड़ ही वहाँ से नहीं, उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए या फिर मानसिकता जिसका थोड़ा डिस्टर्ब होता है, वो वैसे लोग उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं या फिर उसको वहाँ से कबाड़ करके संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं हमारे पास। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेड़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमारे डेली रूटीन में पेड़ हमारा कितना साथ देते हैं, जैसे ऑक्सीजन मिलता है, या फिर अभी गर्मी का दिन आ रहा है तो हम लोग कहीं भी, हम लोग बिल्डिंग के आश्रय में भी अगर खड़े रहते हैं तो हमें उतना ठंडा नहीं मिलता है जितना हमें एक पेड़ के नीचे ठंडा मिलता है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि पेड़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जी, इसके अलावा क्लीनलीनेस के लिए भी काम होता है, वहाँ पर क्या कुछ काम होता है वो बताइए। क्लीनलीनेस बेसिकली देखिए, हम लोग डेली रूटीन में कुछ ना कुछ खा पी रहे होते हैं, उससे का बचा हुआ प्लास्टिक या फिर उसका बचा हुआ डस्ट वगैरह जो होता है वो हम लोग ऐसे ही रोड पे फेंक देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे संक्रमण है जो नॉर्मल एक इंसान को हो सकता है या उससे जानवर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा कि अगर हम घर पे झाड़ू लगा के अगर बाहर कर देते हैं तो देश साफ़ नहीं होता है या उसको सफाई नहीं बोलते हैं। तो हमें घर से स्टार्ट करना चाहिए, फिर बाहर जाना चाहिए और नदी नालों को साफ़ रखना चाहिए ताकि उससे प्रदूषण ना हो। और इसके अलावा आप बता रहे थे कि फूड ड्राइव्स भी करते हैं आप लोग, तो वो वहाँ कहाँ कहाँ पर होता है? फूड ड्राइव्स हम लोग जगन्नाथ मंदिर, ब्लाइंड स्कूल और अनाथ आश्रम जैसे जगहों पे करते हैं, जहाँ पे लोगों को सच में खाने की आवश्यकता होती है, जो कि खाने का वैल्यू को समझते हैं। वैसे जगहों पे हम लोग चिन्हित करके फूड ड्राइव करते हैं। जी, अब मैं थोड़ा सा एनिमल लव पर ही आना चाहूँगी। कई बार होता है कि हम ऐसी चीज़ें देखते हैं बट एज़ कॉमन पर्सन हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी रोड किल को देखा, या मैं 2 प्रश्न पूछ रही हूँ एक साथ, कि अगर मैंने किसी रोड किल को देखा तो मैं चाहती हूँ कि वो वहाँ से हट जाए, तो फिर उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? और दूसरा, यदि मान लीजिए मुझे कोई एनिमल क्रुएल्टी रिपोर्ट करना है तो उसके लिए भी क्या प्रोसेस है? अगर कोई जानवर रोड पे एक्सीडेंट के द्वारा मारा जाता है तो आप निगम की सहायता से उसको वहाँ से हटवा सकते हैं या फिर उसका संस्कार करा सकते हैं। और आप खुद से भी इनिशिएट कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि हर चीज़ में किसी का सपोर्ट लेना उतना आवश्यक होता नहीं है। तो अगर आप एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य जानते हैं तो उसको आप खुद से भी इनिशिएट कर सकते हैं। जी, शुभम जी, मैं आज हमारे जितने भी दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको यदि आप कुछ कहना चाहें पशु प्रेम को लेकर के, तो वो क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जैसे हमें जीने का अधिकार है, वैसे हमारी पृथ्वी पे रहने वाले सभी पशु पक्षी और जानवरों को भी जीने का अधिकार है। जितना अधिकार हम लोगों का इस पर्यावरण पे है उतना अधिकार उन लोगों का भी
है। तो आप लोग अगर प्यार नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ उनको नुकसान भी ना पहुंचाएं, और आप एक रोटी ना दे सकते हैं तो उनको कृपया करके मारे भी ना। जी, एनिमल लवर तो मैं अपने आप को नहीं कहूँगी, बट ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि मुझे ना कुत्तों से थोड़ा सा डर लगता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कुछ स्टेप्स बता सकते हैं कि यदि आप कोई स्ट्रे डॉग देखें तो उनसे डरने के बजाय, वहाँ पर दौड़ने के बजाय आप क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, आप बोला जाता है ना कि आप जितना डरोगे सामने वाला उतना डराएगा। तो ऐसा डॉग्स के साथ भी है। डॉग्स थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर होता है उनका, ऐसा है। तो वो सोचते हैं कि हम सुप्रीम हैं और हम डोमिनेट करें। पर अगर आप उनको एक भावुक नज़र से देखते हो या फिर प्यार भरी नज़रों से देखते हो तो उनको स्मेल के द्वारा, उनको आई कांटेक्ट के द्वारा पता चलता है कि ये मुझे हार्म नहीं करेगा। और वो जब आपके पास फ्रेंडली होने लग जाता है तो आपको भी उतना कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है कि नहीं, ये मुझे किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाएगा। जी, तो मैं समझ रही हूँ कि अगर हम डिफेंसिव ना हो या हम उनको ना लगे कि हम अटैक करने वाले हैं तो वो भी आराम से ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने काम के बारे में इतना कुछ बताने के लिए। मुझे लगता है कि आज यंगस्टर्स जो देख रहे होंगे ना कार्यक्रम, आपसे बहुत प्रेरित हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसे मेहमानों से जो किसी न किसी तरीके से एक सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रयासरत हों। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपको नई दिशाएं के अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार।